5 idioms एंड phrases। आज फिर हम 4 करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट है टू ले डाउन आर्म्स। जैसा कि हमने फर्स्ट या सेकेंड डे ही देख लिया था, idioms एंड phrases अक्रॉस कल्चर्स सेम होते हैं। उनको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए लैंग्वेज अलग होगी, पर मीनिंग्स बहुत सारे सिमिलर मिलेंगे। जैसे हिंदी में अपन कहते हैं हथियार डालना, और लगभग अपन सब समझते हैं कि हथियार डालना, जब हम कहते हैं हथियार डालना तो उसका सेंस क्या होता है? एक तरीके से कि अब मुझे लड़ना नहीं है, आई गिव अप इन अ वे, है ना। हथियार डालना, आपने एक तरीके से हार क्या मान ली, आपने डिसाइड कर लिया कि अब जीत तो आपकी नहीं होने वाली, बेटर है, समझदारी ये है कि अब इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। हमेशा हथियार डालना, हार मानना, नॉट दैट। इसके इधर उधर भी मीनिंग देखो। हम दो लोग किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, अब मैं अपनी बात कहे जा रही हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे, मैं फिर गिव अप कर देती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है इस डिस्कशन का। तो अब मैं क्या करती हूँ, हथियार डाल दिया, अब आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विथ यू फर्दर। ये भी एक मीनिंग है। डिफीट के अलावा इसका एक एक्सटेंडेड मीनिंग भी है। हमेशा बिल्कुल 100% हार मानने वाली स्थिति ये हो, ये नहीं, मतलब आगे बातचीत करके कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला, और इसलिए मैंने एक तरीके से हथियार डाल दिया, इससे अब बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेट इट बी। ये भी आपका टू ले डाउन आर्म्स है। आर्म्स शब्द मिलिट्री भाषा है, हथियार है ना, आर्म्स का मतलब ही है आर्म्स एंड आर्मामेंट्स, मिलिट्री भाषा है, इसलिए उसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो यही है टू एक्सेप्ट डिफीट। हार मान लेना कि ठीक है भाई, अब मैं हारा, तुम जीते मैं हारा, ये लिटरल मीनिंग तो है, बट आपको इसको थोड़ा वाइडर सेंस में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कोई युद्ध या कोई लड़ाई इस तरह की बात हो ज़रूरी नहीं है। इट कैन जस्ट बी अ डिस्कशन जिसमें कोई किसी से लड़ नहीं रहा, पर दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम अपनी बात कहे जा रहे हो, मैं अपनी बात कहे जा रही हूँ। एक को तो समझदार हो के उस टॉपिक को वहीं ख़त्म करना पड़ेगा ना। इसका ये मतलब नहीं है मैंने हार मान लिया, मैंने ये मान लिया कि इसमें फर्दर डिस्कशन से कोई हम नतीजे पे तो नहीं पहुंचने वाले, और इसलिए आई क्विट, एक तरीके से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वो है आपका टू ले डाउन आर्म्स। एक्सटेंडेड मीनिंग भी देखो, बिल्कुल लिटरल मीनिंग मत ढूंढो। यू कैन गेट अ क्वेश्चन जिसमें कि थोड़ा सा मीनिंग इधर जा रहा है, आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। हमेशा हार, लिटरली हार वाला सेंस नहीं होगा। सेकंड देखो, टू सिट ऑन द फेंस। अब तुम इस चीज़ को इमेजिन करके देखो और आपको खुद मीनिंग समझ में आ जाएगा। दो खेत हैं, दो फील्ड्स हैं, दो खेत हैं, बीच में फेंस है। फेंस होता है वो लकड़ी का बना हुआ एक दीवार टॉप टाइप, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, उस फेंस पे बैठ जाती हूँ, और मैं ऐसे नहीं बैठी कि इधर बैठ के दोनों पैर इस वाले खेत में, या इधर बैठकर मेरे दोनों पैर इस खेत में, मैं ये नहीं करती। मैं एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ करके बैठती हूँ। अब आप सामने से गुजर रहे हो, क्या आप आइडिया लगा पाओगे कि कौन सा खेत मेरा है? मेरी एक टांग वहाँ और एक टांग यहाँ है। अगर मैं यूं बैठती और मेरे दोनों टांग यहाँ होते तो शायद आप समझ पाते कि ना ये वाला खेत इसका होगा। मैं उस तरफ करके मेरे दोनों पैर इधर होते तो भी शायद आप आइडिया लगा लेते कि ये वाला खेत इसका होगा। पर आज मैं जिस स्थिति में बैठी हूँ, जैसे लोग बाइक वाइक पे बैठते ना, एक इधर और एक उधर, अब इसमें तुम सामने से जो गुजर रहे हो तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा वाला खेत मेरा है। ये है टू सिट ऑन द फेंस, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। अब इसका
मीनिंग जो कि हमें लैंग्वेज में लेना है वो क्या है। तुम दो लोग हो, है ना, तुम्हारा कुछ डिसीजन है और तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई नज़रिया तुम्हारा है, तुम्हारा एक अलग नज़रिया है, और मैं हूँ, तो मैं ना तुम्हारी तरफ ना मैं तुम्हारे लिए हाँ कर रही, ना मैं तुम्हारे लिए ना कर रही, ना मैं यहाँ हाँ कर रही, ना मैं यहाँ ना कर रही, मैं थोड़ा इधर भी हूँ और थोड़ा इधर भी हूँ, है ना। इसको एक्चुअली आप बिन पैंदे के लोटे की तरह नहीं, उसको उससे कंपेयर मत करो। बिन पैंदे का लोटा कभी इधर लुढ़क जाता है और कभी इधर लुढ़क जाता है, वो नहीं। मैं ना इधर पूरी तरह से लुढ़क रही हूँ, ना मैं इधर पूरी तरह से लुढ़क रही हूँ, मैं एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके चल रही हूँ। मैं एक्चुअली ना पूरी तरह से तुम्हारा पक्ष ले रही, ना पूरी तरह से यहाँ ले रही, मैं कुछ चीज़ें यहाँ कुछ चीज़ें वहाँ, एक बहुत न्यूट्रल सा पोजीशन लेके चल रही हूँ। जबकि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको कि फैसला लेना है, फैसला मुझे लेना है कि इन दोनों में से कौन सा, और मैं क्या करती हूँ, फैसला ना लेकर उस तटस्थ स्थिति को, स्टेटस को मेंटेन करके चल रही हूँ। तो इसका एक्चुअल मीनिंग होगा कि उस स्टेटस को आप समझते हो यथावत स्थिति को मेंटेन करना। भाई एक की तरफ बोल जाऊं तो उसका पलड़ा भारी हो जाए, इसकी तरफ बोल जाऊं तो इसका पलड़ा भारी हो जाए, पर मैं वो नहीं कर रही, वो बैलेंस में दोनों को मेंटेन करके चल रही हूँ, जिसका मतलब है कि एक्चुअली फैसला ही नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को कहते हैं टू सिट ऑन द फेंस, टू मेंटेन अ न्यूट्रल पोजीशन। कहां पर? वेयर अ डिसीजन इज नेसेसरी, जहां पर फैसले की आवश्यकता है, वहां पर एक तटस्थ पोजीशन मेंटेन करके चलना, इंडिकेट ही नहीं होने देना सामने वालों को कि आप इस पार्टी के हो या इस पार्टी के हो, आपका नज़रिया इससे मिलता है या इससे मिलता है, आप इसके फेवर में हो या उसके फेवर में हो, आप फैसला होने ही नहीं दोगे, आप बिल्कुल उस पर बीच में रहोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, एक घर में एक लड़की है और वो कहती है कि ना मेरे को फलाने लड़के से शादी करनी है। अब वो उस घर में मदर की चलती है। ओके, मदर तो के ये तो हो ही नहीं सकता। दादी कहती है कि मेरे मरे पे होगा ये तो नहीं होने वाला। ओके, अब एक फादर रह गए, वो क्या करते हैं, ना इधर बोलते हैं ना उधर कोई आइडिया नहीं लगा सकता एक्चुअली कि वो किस साइड पे, वो बेटी के साइड पे हैं कि हाँ बेटा जाके कर ले, हम करा देंगे तेरी, ना वो पूरी तरह से अपनी वाइफ या अपने मदर की तरफ 100% है, वो बिल्कुल वो फैसला उनको करना है एक्चुअली, फादर को डिसाइड करना है एक्चुअली। बट फादर क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन देखते हैं, अभी हवा किस डायरेक्शन में चलती है देखते हैं, भाई ये माँ बेटियों को ही संभाल लें दो, जो भी है, अपन तो इससे बाहर रहो, फिर देखेंगे। ये स्थिति टू सिट ऑन द फेंस है। फैसला लेने वाले आप हो, पर किसी कारण से आप उस फैसले को डिले करते जा रहे हो और आप एक तटस्थ स्थिति, पोजीशन को मेंटेन करके चल रहे हो, तो ये है सिटिंग ऑन द फेंस। इज दिस क्लियर? मैं आपको 4 ऑप्शंस में जब आंसर्स या टेस्ट दूंगी उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फैसला आपको करना है, आपका फैसला महत्व रखता है, और आप हो कि फैसला तो नहीं सुना रहे बल्कि ये इंडिकेशन दे रहे हो कि आप एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन कर रहे हो। ये है टू सिट ऑन द फेंस। इज दिस क्लियर? तीसरा है टू प्रिक अप वंस ईयर्स, कान खड़े कर लेना। आप कुछ और ही काम देख रहे हो, आप कुछ और ही बात कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, अपना इंपॉर्टेंट पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पार्टी की बात कुछ चल रही है, आपकी मम्मी पापा कोई बात कर रहे हैं, आपके कान खड़े हो गए कि क्या चल रहा, पिक्चर देखने जा रहे हैं, शायद आज पिक्चर का, जब हम बच्चे हुआ करते थे इस तरह की स्थितियाँ होती थी ना, कान खड़े हो जाते हैं अपने इमीडिएटली, अपन ये क्या बात हो रही है। या फिर आप एक क्लासरूम में हो और आपके फ्रेंड का नाम किसी ग्रुप में वहाँ चल रहा है, आपके इमीडिएट आपने कान खड़े कर लिए, क्या कह रहे हैं उसके बारे में,
है ना, ये है कान खड़े कर लेना, टू प्रिक अप वंस ईयर्स। जब हमारे मतलब की कोई बात हो या हमारे इंटरेस्ट की कोई बात हो तो हम भले कुछ और कर रहे हैं पर हमारा पूरा अटेंशन वहाँ रहेगा जहाँ हमारे मतलब की बात चल रही है। दैट इज कॉल्ड टू प्रिक अप वंस ईयर्स। ये एग्जैक्ट आकर इसके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको आपका आंसर ये होगा टू पे केयरफुल अटेंशन और टू टेक इंटरेस्ट इन अ कॉन्वर्सेशन, इन समथिंग दैट इज हैपनिंग, उसमें इंटरेस्ट लेना। चौथा, लास्ट आज का, एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर डिसीजन। ओके, क्या होता है? आर्म चेयर है आराम की कुर्सी, है ना, आर्म चेयर। आर्म चेयर, उसमें सिर्फ कुर्सी नहीं है कंफर्टेबल, उसमें आपके दोनों आर्म्स के लिए भी रेस्ट है, बिल्कुल आराम से बैठोगे आप। दैट्स एन आर्म चेयर। ओके, तो आर्म चेयर जॉब, वो धूप में वहाँ परेशान हो रहे हैं, वो मशीनों पे काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं और लोग वो कर रहे हैं। आप हो जो अपने बॉस के कैबिन में बैठकर और आप आराम से उस आर्म चेयर पोजीशन में कंफर्टेबली बैठकर काम करते हो, तो वो कंफर्ट लेवल जहाँ काफ़ी हाई हो, जहाँ पर बहुत मैनुअल या मेंटल लेबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल जॉब है, दैट्स एन आर्म चेयर जॉब। दैट्स एन आर्म चेयर जॉब, जहाँ पर कंफर्ट लेवल बहुत है, जॉब के नाम पर कम करना पड़ रहा है, आराम की नौकरी है, आराम की नौकरी है, दैट इज कॉल्ड एन आर्म चेयर जॉब, है ना। प्राइवेट वालों से पूछो, कहेंगे ओ सरकारी नौकरियां तो सब आर्म चेयर जॉब्स हैं, 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है, करो या मत करो काम। आर्म चेयर जॉब, एक जनरल ओपिनियन, इट इज़ नॉट ट्रू बट ओपिनियन यही है। ओके, आर्म चेयर डिसीजन, आर्म चेयर जॉब भी हो सकता है, आर्म चेयर डिसीजन हो सकता है। व्हाट इज एन आर्म चेयर डिसीजन? आर्म चेयर डिसीजन वह होता है जो कि बहुत प्रैक्टिकल ना होता हो। एक ऐसा डिसीजन जो कि बहुत प्रैक्टिकल ना हो, उसे हम आर्म चेयर डिसीजन कहेंगे। अब समझो इस चीज को, किसी मुद्दे पर फैसला लेना है, थिंक ऑफ अ ग्रुप, हो सकता है कि बॉस हो, एम्प्लॉयज़ हो, एंड उसमें एक फैसला लेना आवश्यक है। अब वो बॉस अपने आराम कुर्सी पे बैठकर एक फैसला सुना देता है, इसको ऐसा कर दो, और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोचते हैं कि अरे पागल है क्या, पता नहीं क्या सुझा रहा है, इसको करना पड़ेगा तो पता चलेगा इसको। बैठे बैठे हुक्म चलाना तो बहुत ईजी है, पर उस काम को प्रैक्टिकली करना पड़े, ये करके बताए हमें कि ये संभव कैसे है। ये तो संभव ही नहीं है जो कह रहा है, इसका क्या जा रहा है। तो कुर्सी पे बैठ के अपने को ऑर्डर दे रहा है, हाँ ये कर लो, ये डिसीजन है मेरा, ये फैसला, अपन ऐसा कर लेते हैं। ये तो फैसला सुना के चुप बैठ जाएगा, करना तो अपने को पड़ेगा, अपन करेंगे कैसे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उस तरह के फैसले आर्म चेयर डिसीजंस होते हैं। ठीक है, आपकी इंग्लिश हिस्ट्री में एक क्वीन रही है, इंग्लिश हिस्ट्री में एक क्वीन रही है, और जब बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी इंग्लैंड की, तो जनता ने जाके उससे कहा था कि ना हमारे पास, वी डोंट हैव ब्रेड टू ईट, पीपल डोंट हैव ब्रेड टू ईट। उसने कहा सो व्हाट, लेट देम ईट केक्स। ब्रेड नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, उनको कहो केक खाएं। कैन यू सी कितनी स्टूपिड सी बात है ये। तो लाइक दैट अ डिसीजन विच इज नॉट प्रैक्टिकल, एक ऐसा फैसला जिसको प्रैक्टिकली लागू नहीं किया जा सकता और जिस पर और विचारने की आवश्यकता है कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, दैट इज एन आर्म चेयर डिसीजन। कुल मिलाकर आर्म चेयर जॉब हो तो आराम की नौकरी, ये वाला सेंस निकलेगा आंसर में, और आर्म चेयर डिसीजन का मतलब एक इम्प्रैक्टिकल डिसीजन, इम्प्रैक्टिकल, नॉट अनप्रैक्टिकल,
इम्प्रैक्टिकल डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो कि एक्चुअली लागू नहीं प्रॉपरली किया जा सकेगा। इज दिस क्लियर? दिस इज इनफ फॉर टुडे। यू प्रिपेयर दिस, देन टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट 4 और फिर मैं आपको टेस्ट भी दूंगी ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने